हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर तीसरा और लास्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसके पहले दो वीडियोज़ में हम यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 9 तक डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन की लिंक में जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे यूनिट 10 हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन। ये जो चैप्टर है ये 4 नंबर का है और उसमें से 4 नंबर का एक प्रश्न आना है। इस चैप्टर में जो सबसे महत्वपूर्ण दो चीज़ें हैं वो हैं क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। तो हमें इन दोनों के बनाने की विधियाँ बहुत अच्छे से करनी है, मुख्य रूप से क्लोरोफॉर्म की। इसके बाद है क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण हमसे पूछे जाएंगे, जिनमें सबसे मुख्य है इसकी इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, जैसे कि नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण और सल्फोनीकरण। इसके अलावा एल्कलीकरण भी होती है, जिसे हम फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया कहते हैं। तो इस प्रकार से हमें क्लोरोबेंजीन की चारों अभिक्रियाओं को अच्छे से कर लेना है। इसके अलावा जो प्रश्न इसमें पूछा जाएगा, तीसरा महत्वपूर्ण प्रश्न, वो है SN1 और SN2 अभिक्रियाएं। तो ये तीनों प्रश्न आप बहुत अच्छे से कर लें, इनमें से एक प्रश्न जरूर आएगा। इसके बाद है नेक्स्ट यूनिट 11 एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर। एल्कोहल, फिनाल तथा ईथर में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर दूसरे साल पूछा जाता है वो है प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल की पहचान की विक्टर मेयर विधि। तो ये प्रश्न इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, विक्टर मेयर विधि। इसके अलावा कुछ नेम रिएक्शंस हैं, जैसे रीमार्टीमैन, कोलवे, विलियमसन। ये तीन अभिक्रियाएं भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस चैप्टर में हमें ये दो प्रश्न करने हैं, एक तो विक्टर मेयर विधि और ये तीन इसमें नेम रिएक्शंस करनी है। इसके बाद हम आते हैं अगली यूनिट पर, यूनिट नंबर 12 एल्डिहाइड, कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल। ये 4 नंबर का चैप्टर है और उसमें से भी 4 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है इसकी नेम रिएक्शंस, जैसे कैनिजारो अभिक्रिया, इसके बाद है एल्डोल संघनन और रोजनमुंड अभिक्रिया और गाटरमैन कोच। तो ये 4 अभिक्रियाएं बहुत अच्छे से कर लें। हो सकता है 2-2 नंबर के हिसाब से 2 अभिक्रियाएं आपसे पूछ ली जाएं, तो आपको ये चारों अभिक्रियाएं इसमें बहुत अच्छे से कर लेनी है। इसके अलावा एक और है क्लेजन संघनन, इसे भी आप बहुत अच्छे से कर लीजिए। तो इस चैप्टर में सिर्फ आपको नेम रिएक्शंस करनी है और इनमें से कोई भी 2 नेम रिएक्शन या कोई एक नेम रिएक्शन आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगी। इसके बाद है यूनिट नंबर 13। यूनिट नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक। ये भी 4 नंबर की यूनिट है, जिसमें से 1 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब इसमें जो 1 नंबर का एक प्रश्न है, इसमें आपसे ये पूछा जा सकता है कि एमीन की प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है या क्षारीय होती है। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे मीरवेन का तेल, और इसके अलावा इसमें आपसे पूछा जा सकता है हिंसवर्ग अभिकर्मक। तो 1 नंबर में आपसे इसी प्रकार से कुछ छोटे छोटे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके बाद है 3 नंबर वाला प्रश्न। 3 नंबर वाले प्रश्न में भी इसमें कुछ नेम रिएक्शंस आ सकती हैं, जैसे हाफमैन अभिक्रिया, या इसमें पूछा जा सकता है डायएजिटीकरण क्या है। सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें आ सकता है वो है एमीन की
क्षारीय प्रकृति की व्याख्या। एमीन जो होता है या जो अमोनिया होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है, इसकी व्याख्या कीजिए। इसके अलावा इसी में 2-3 प्रश्न और बनते हैं कि प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक एमीन की क्षारीय प्रकृति की व्याख्या कीजिए। तो हमें एमीन की क्षारीय प्रकृति की व्याख्या इस चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। तो इसके बाद हम आते हैं यूनिट नंबर 14 पर। यह भी 4 नंबर की यूनिट है और इसमें भी यूनिट नंबर 13 के जैसे ही एक क्वेश्चन रहेगा 1 नंबर का और एक क्वेश्चन रहेगा 3 नंबर का। अब इसमें जो 1 नंबर का प्रश्न है वो आपके जनरल नॉलेज से संबंधित प्रश्न आपसे इसमें पूछे जाएंगे। जैसे स्टार्च एक बहुलक है, ग्लाइकोजन क्या है, इंसुलिन क्या है, विटामिन के आपसे नाम पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पूछा जा सकता है कि दूध में कौन सा सैकेराइड पाया जाता है, गन्ने में कौन सा, और मक्के में कौन सा पाया जाता है, मोनोसैकेराइड क्या है, डाइसैकेराइड क्या है, ग्लूकोज में का सूत्र भी पूछ सकते हैं, सरल लेवल पे भी आ सकते हैं वो बहुत। और इसके अलावा पूछ सकते हैं कि पेप्टाइड बंध किसमें बनता है, ग्लाइकोसिडिक बंध कहाँ बनाया जाता है, विटामिन B1 का नाम क्या है, विटामिन B2 का नाम क्या है। तो इसमें बहुत सारे प्रश्न आप पर इस 1 नंबर के बन सकते हैं जो कि हमारे सामान्य विज्ञान के प्रश्न रहेंगे। तो सामान्य विज्ञान को इसको इंटरेस्ट के साथ आप पूरा चैप्टर पढ़िए तो 1 नंबर का प्रश्न आपका उसी में से निकल के आएगा, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा वैरायटी है कि 1 नंबर का प्रश्न में हम कोई भी गैस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा प्रश्न है 3 नंबर का, 3 नंबर के प्रश्न में हम बता सकते हैं कि जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो है प्रोटीन का विकृतीकरण। जब प्रोटीन को गर्म किया जाता है तो वह अपनी द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक संरचनाओं को नष्ट कर देता है और अपनी विशेषताओं को खो देता है। यही कहलाता है प्रोटीन का विकृतीकरण। तो आपसे 3 नंबर में प्रोटीन का विकृतीकरण भी पूछा जा सकता है। विटामिन पर भी 3 नंबर का प्रश्न बन सकता है। कोई भी 3 विटामिन के नाम पूछ लें, उनके सोर्स पूछ सकते हैं आपसे। तो इस प्रकार से 2 प्रश्न इसमें महत्वपूर्ण हैं, एक तो प्रोटीन और दूसरा विटामिन। इसके बाद हम आते हैं अगली यूनिट पर जो कि है बहुलक। बहुलक में से 1-1 नंबर के 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हमें जो पहला प्रश्न है इस प्रश्न की तैयारी के लिए क्या करना है, सभी एकलकों के नाम और उनसे बनने वाले बहुलक के नाम ये पता होने चाहिए कि किस एकलक से कौन सा बहुलक बनता है। तो एक प्रश्न इस पर आधारित होता है, आपसे ज़रूर पूछा जाएगा कि ये बहुलक किस एकलक से बनता है या इस एकलक से कौन सा बहुलक बनता है। तो एकलक और बहुलक को आपस में कोरिलेट करना आप पे बनना चाहिए। इसमें थोड़ा याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, इसका और कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। दूसरा जो 1 नंबर का प्रश्न है, ये जो प्रश्न है इसमें आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा बहुलक सहबहुलक है, कौन सा बहुलक संघनन बहुलक है। तो इस प्रकार से इनकी परिभाषा भी पूछी जा सकती हैं या किसी पर्टिकुलर बहुलक के बारे में पूछ सकते हैं कि वह संघनन बहुलक है या सहबहुलक है। तीसरा जो प्रश्न है, तीसरे प्रश्न में आपसे पूछ सकते हैं टेक्निकल क्वेश्चन, जैसे कि कुछ बहुलक हैं जो कि प्रकृति में पाए जाते हैं, प्राकृतिक बहुलक कहलाते हैं। सामान्य वैसे तो प्राकृतिक बहुलक जो अधिकतर है वो हम जीवाणु के अंतर्गत ही पढ़ लेते हैं, फिर भी चूंकि यूनिट नंबर 15 बहुलक है तो इसमें दोनों प्रकार के बहुलकों से संबंधित प्रश्न आ सकते हैं। प्राकृतिक बहुलक क्या होते हैं और कृत्रिम बहुलक क्या होते हैं, प्राकृतिक बहुलक कौन कौन से हैं, कृत्रिम बहुलक कौन कौन से हैं। तो इन दोनों के मध्य में जो अंतर है इस अंतर को आप बहुत अच्छी तरह से कर लीजिए। तो इस प्रकार से हमने देखा यूनिट नंबर 15 तक। अब आते हैं नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 16 दैनिक जीवन में रसायन। इसमें 5 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। अब ये जो 5 नंबर का प्रश्न है इसमें 5 या 3 या 2 टिप्पणियां भी आ सकती हैं
और वो टिप्पणियाँ किस प्रकार किन पर रहेंगी? दवाइयों पर, मेडिसिन, ड्रग्स, इन पर एक प्रश्न जरूर बनेगा। जैसे कि ज्वरनाशी दवाएं क्या होती हैं, पीड़ाहारी दवाएं क्या होती हैं, सल्फा ड्रग्स क्या है, प्रशांतक क्या है, परिरक्षक क्या है, पूतिरोधी क्या है, अर्थात जितने भी प्रकार की दवाइयाँ होती हैं उनकी परिभाषा और उनके कम से कम 2 उदाहरण। इतना काम यदि आप इसमें कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका आसानी से निकल जाएगा। हाँ, एक प्रश्न और है जो इसमें पूछा जा सकता है, जैसे कि साबुन और डिटर्जेंट में अंतर। साबुन और डिटर्जेंट में। तीसरा प्रश्न है इसमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट, मतलब कृत्रिम मधुरक, सैकरीन वगैरह जो हैं उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। तो दवाइयों के बारे में पढ़ लें, कृत्रिम मधुरक के बारे में पढ़ लें, साबुन, डिटर्जेंट और परिरक्षक। परिरक्षक मतलब खाद्य परिरक्षक, प्रिजर्वेटिव, जो खाने को सुरक्षित रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। तो इस प्रकार से यदि आप इसमें 4 चीज़ें पढ़ लेते हैं, ड्रग्स, कृत्रिम मधुरक, साबुन और डिटर्जेंट और परिरक्षक, यदि इतना काम इस चैप्टर में यदि आप कर लेते हैं तो ये चैप्टर आपका कहीं नहीं जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि पिछले 2 वीडियोज़ में हमने यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 9 तक चर्चा की, और उसके बाद आज ये तीसरा वीडियो है जिसमें हमने यूनिट नंबर 10 से यूनिट नंबर 16 पर चर्चा की है। तो इस प्रकार आप अपनी अच्छी तैयारी रखिए। कुछ ही दिनों में आपका केमिस्ट्री का पेपर आने वाला है, तो आपके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे नंबरों के साथ में पास होंगे। गुड लक।